नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हिंदी CE 304 अर्थात पेपर 4 आधुनिक गद्य और उसमें भी आपकी पाठ्यपुस्तक 7 श्रेष्ठ एकांकी में से एक एकांकी दीपदान एकांकी को हमें पढ़ना है। दीपदान एकांकी की चर्चा हमने गत वीडियो में की। विद्यार्थी मित्रों, आपको मैं विदित करना चाहूँगी कि हमने आपको कहा था कि सोम मंगल बुध हम पेपर 3 के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और गुरु शुक्र शनि पेपर 4 के, मगर जन्माष्टमी की छुट्टी थी और दीपदान एकांकी की शुरुआत हो चुकी थी और इसीलिए इस सप्ताह हमने पेपर 4 अर्थात दीपदान एकांकी पर ही वीडियो प्रस्तुत किए हैं, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। तो दीपदान एकांकी के बारे में हमने गत वीडियो में समझा कि दीपदान एकांकी के रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का परिचय आपको किस प्रकार देना है, इसके बारे में भी हमने समझाया था। एकांकी की पूर्व भूमिका के रूप में वो जो इतिहास है उस पर प्रकाश डालने की हमने कोशिश की थी और आपको समझाया था कि चित्तौड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात जो है उनका कार्यभार जो है वो विक्रमादित्य को सौंपा जाता है, जिससे उनके छोटा भाई था पृथ्वीराज, उसका दासी पुत्र जो था बनवीर, वह बहुत एक राजगद्दी लेने की लालसा में अपनी मनोकामना बढ़ाने की कोशिश करता है और कोई ना कोई षड्यंत्र रचता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी जो है वो भी मृत्यु के निकट जब पहुंच रही थी, तब उसने पन्ना धायमा को बुलाया और अपने बेटे की रक्षा का जो है कार्यभार सौंपा। राज्य भक्ति के लिए और राष्ट्रभक्ति के लिए अपने राजा और रानी की मृत्यु के पश्चात भी पन्ना जो धायमा है वो किस प्रकार कुंवर उदयसी की रक्षा करती है, उस पर ये एकांकी है, ये हमने कहा था। गत वीडियो में हमने एकांकी की कथा वस्तु की शुरुआत की थी। उसके पहले हमने पात्र परिचय भी करवाया था और कथा वस्तु की शुरुआत में हमने ये भी समझाया था कि सबसे पहले चित्तौड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र उदय सिंह राज्य का उत्तराधिकारी था, पर उसकी अवस्था छोटी होने के कारण राज्य का उत्तरदायित्व विक्रमादित्य को दिया गया। पर जनता, सरदार एवं सामंत उनके व्यवहार से दुखी थे और इसी कारण बनवीर जो है वो महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र है। वो जो है विक्रमादित्य के कुशासन से जब लोग परेशान थे तो एक षड्यंत्र रचता है और चित्तौड़ में दीपदान उत्सव का आयोजन करता है। ये केवल कथा वस्तु की शुरुआत है। दीपदान उत्सव के साथ ही एकांकी की शुरुआत होती है। जैसे ही एकांकी की शुरुआत होती है और यदि ये एकांकी अभिनीत होती हो तो पर्दा उठने के साथ ही एक नृत्य गान जो है नेपथ्य के बाहर सुनाई देता है। नेपथ्य के पीछे यानी पर्दे के पीछे एक बहुत ही सुंदर शास्त्रीय संगीत पर आधारित जैसे नृत्य गान की आवाज़ और नुपुर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि कोई ऐसा माहौल है जिसमें नृत्य गान चल रहा है। और फिर एकदम से पन्ना की जो है एंट्री यानी कि पन्ना का प्रवेश होता है। पन्ना का तो प्रवेश होता ही है, मगर उसके साथ साथ कुंवर उदय सिंह जो है वो अपनी माता यानी दायमा को कहता है कि कितना सुंदर जो है नृत्यगान हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है, माता आप मुझे क्यों नहीं जाने देती। तब पन्ना जो होती है वो बहुत आशंकित थी इस उत्सव से। उसे पता ही था कि यह कोई ना कोई बनवीर की जो है षड्यंत्र की ही योजना है, इसलिए वो कुंवर उदय सिंह को कहती है कि आज नहीं बेटा, तुम आज बहुत खेले हुए हो, बहुत खेलकर तुम थक गए हो, आज सो जाओ। उदय सिंह कहता है कि नहीं, इतना अच्छा नाच गान चल रहा है, मुझे देखने के लिए भी नहीं जाने देती, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाना ही है। फिर बहुत ही समझाती है पन्ना और कुंवर उदय सिंह अपने कक्ष में चले जाते हैं। इतने में ही रावल स्वरूप सिंह की लिखा है, मगर आपके एकांकी के पात्र परिचय में स्वरूप सिंह की लड़की का नाम है सोना। वो बहुत सुंदर है। वो जो है
आती है और पन्ना धायमा को जो है कहती है कि क्यों आप तो हिस्सा नहीं लेते, मगर कुंवर उदेसी को हिस्सा क्यों नहीं लेने देते। मगर पन्ना जो है वो कुंवर उदेसी के कक्ष में सोना को नहीं जाने देती। यहाँ तक सोना और पन्ना के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। उन बातों को सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि एक 16 साल की लड़की किस प्रकार बनवीर के साथ मिली हुई है और पन्ना धायमा को भी कहती है कि यदि आप बनवीर का साथ नहीं देते हैं तो वो आपकी एक जो है इच्छा है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। यानी अप्रत्यक्ष रूप से वह कह देती है कि मैं बनवीर का साथ दे रही हूँ, यदि आप भी इस त्योहार में भाग लेकर बनवीर का साथ दे तो बनवीर की जो एक षड्यंत्र की योजना है या बनवीर जो भी सोचता है वो पार हो जाए, यानी कि उदयसी को वो मार सके। यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो इस प्रकार की बातें करती है, मगर पन्ना धायमा उसकी कोई बात नहीं सुनती और यहाँ तक उसको बहुत ही व्यंग्यपूर्ण शब्द भी कहते हैं पन्ना। और ये भी कहती है पन्ना कि अपने राज्य के प्रति द्रोह करना और अपने ही राजा सामंत की लड़की थी वही, तो सामंत राजा के प्रति वफादार होता है, तो अपने पिता की वफादारी जो है वो ध्यान में रखकर तुम्हें भी एक वफादार जो है लड़की के रूप में रहना चाहिए, ये तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। और इस प्रकार वो कुंवर उदयसी से सोना को मिलने नहीं देती। कुंवर उदयसी को जब दीपदान उत्सव का आयोजन पता चल गया है, अब वह बहुत उत्सव में जाने की जिद करता है, तब जो है किसी न किसी रूप से पन्ना धायमा जो है उसको रोकने की कोशिश करती है और इसी कारण उदयसी क्रोधित होकर अपने शयन कक्ष में चला जाता है। क्योंकि एक 14 साल का बच्चा अपने ही राज्य में इतना बड़ा त्यौहार मनाया जाता हो और इतना हर्षोल्लास का वातावरण हो, तो जाहिर सी बात है कि उसे उसमें हिस्सा लेने के लिए, उसमें वहाँ जाने के लिए उत्सुकता होगी ही। मगर एक अनिष्ट की आशंका से, क्योंकि अभी पूरी जो है जानकारी पन्ना को नहीं मिली है, मगर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा की आवाज़ बोल रही है कि जरूर बनवीर ने किसी षड्यंत्र के रूप में ही इसी त्योहार का आयोजन किया है और इसी कारण वो आशंका में, अनिष्ट की आशंका उसके भीतर एक जो है डर पैदा कर देती है और इसी कारण वो उदयसी को जाने नहीं देती। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जैसे ही पर्दा उठता है तो धायमा और उदयसी के बाद तुरंत ही सोना का प्रवेश यहाँ बताया है और सोना और पन्ना धायमा के बीच जो बातें हैं उसमें भी पन्ना धायमा की राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति और अपने राज्य के प्रति जो वफादारी है वो झलक उठती है। यहाँ सोना बहुत ही रूपवती होने के साथ साथ अपनी रूप माया में किस प्रकार कुंवर उदयसी को फंसाने की कोशिश करती है और पन्ना धायमा के सामने भी भोली बनने की कोशिश करती है, ये यहाँ बताया है। मगर पन्ना धायमा उसकी जो है बिल्कुल नहीं सुनते और जो है सोना है उसको बहुत ही व्यंग फटकार से उसको वहाँ जाने के लिए कह देते हैं। यहाँ तक उसके नाच गान को भी वो बुरा बोलती है पन्ना और फिर वो कह देती है कि तुम्हारी यही हरकत बाद में तुम्हें बहुत बड़ा पश्चाताप करेगी। और इस प्रकार जो है पन्ना जो है वो बहुत दूरदर्शी थी और जो घटना नहीं घटित हुई थी उसके बारे में भी उसे पहले से आशंका व्यक्त हो जाती है उसके भीतर और वो जान लेती है उत्सव की योजना। ये उसकी जो बड़ी विशेषता है ये यहाँ बताया गया है। रावल स्वरूप सिंह की लड़की जो है सोना, उसकी चालाकी जो है यहाँ काम नहीं लगती। वो उदयसी को वहाँ उत्सव में ले जाने के लिए तैयार इसलिए होती है कि बनवीर की योजना है कि यदि उत्सव में कुंवर उदयसी आ जाए तो कुंवर उदयसी के कक्ष तक जाने की जरूरत न पड़े बनवीर को। मगर बनवीर जो धायमा पन्ना है वो इस योजना को पार नहीं करने देती और सोना के साथ कुंवर उदयसी को भेजती नहीं है। यहाँ जो पन्ना और संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी से पता चलता है कि सोना भी यह चाहती है कि पन्ना धायमा जो है वो पहाड़ की तरह, यानी कि उदयसी की रक्षा जो है करने में सहायक न हो और इसीलिए वो पन्ना धायमा को कहती है कि पहाड़ बनने से क्या होगा धायमा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी। बोझ बनना उससे अच्छा है कि नदी बनो, तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। इस प्रकार से ये जो बात करती है सोना, उससे पता चलता है कि वह
ढाईमा पन्ना को एक पहाड़ की तरह यानी कि बनवीर की योजना में एक पत्थर की तरह जो है वो चुभ रही है, और इसी से वो अप्रत्यक्ष रूप से पन्ना को जो है बनवीर के अनुग्रह पर यानी बनवीर के साथ मिलने की बात करती है। मगर जो पन्ना होती है वो बहुत ही चालाकी से उसका जवाब देती है, और यहाँ तक भी कहती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम अपने आप लिख कर आई हो, मगर मेरा भाग्य तो मैंने जब महाराणा सांगा और महारानी की मृत्यु हुई थी तभी मैंने लिख दिया था, और कुंवर उदय सिंह की रक्षा करना यही मेरा भाग्य है। और तुम रावल की बेटी होने के बावजूद तुम्हारे भीतर कोई वफादारी या प्रेम नहीं है, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो सोना जब कहती है कि तुम विद्रोह की बातें क्यों करती हो और ऐसे आंधी की आग में क्यों डूब रही हो, तब पन्ना भी उसका जवाब देती है कि आंधी में आग की लपट तेज होती है ना सोना, तो तब तुम उसमें लड़खड़ा कर गिर जाओगी, मगर मैं जो है उसमें नहीं गिरूंगी। और यहाँ तक कि तुम जो है सुख और सुहाग के पीछे भाग रही हो, तो याद रखना ये दो बुलबुलों की तरह है, जब फूट जाएगा तब चित्तौड़ की रंग की भूमि जो है वो तुम्हें एक वफादारी की मांग करेगी। और ये जौहर की भूमि है, आग की लपटें जब नाचती है तब रावल की लड़कियां नहीं नाचती। यानी ऐसा कहकर वो सोना को भी बताना चाहते हैं कि तुम जो ये कर रही हो वो गलत है। मगर सोना जो है वो संवादों के द्वारा अपनी बात पर अड़िग है, और वो कहती है, शांत हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। यानी इतने व्यंग्यपूर्ण शब्द सुनने के बाद भी सोना के दिल पर कोई असर नहीं पहुँचती, और पन्ना जो है उसका जो है दिल जो बहुत डूब रहा है, वो बहुत ही आशंका से भयभीत है, और यही सोच रही है कि इस उत्सव में मेरे उदय सिंह को कोई हानि ना पहुंचे और उसकी सुरक्षा के लिए मैं क्या करूं। और इसी से ये एकांकी की कथा वस्तु आगे बढ़ती है।